देखिए बच्चे, चैप्टर है हमारा दुख का अधिकार, जिसके राइटर हैं आपके यशपाल जी, ओके, जो कि 1903 में पैदा हुए थे और 1976 में इनकी डेथ हुई है। तो यशपाल जी का जन्म जो है फिरोज़पुर छावनी में हुआ है और इनकी जो स्टार्टिंग की जो इनकी स्कूलिंग शिक्षा थी, स्थानीय शिक्षा में और उच्च शिक्षा यानी कि हायर स्टडी, इवन हायर स्टडी कहा जाता है 11th-12th को पहले कहा जाता है, तो वो सब उन्होंने लाहौर में की है। फिर कह रहे हैं कि जो यशपाल जी थे, जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, विद्यार्थी काल में ही वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, क्योंकि जब वो पैदा हुए या मतलब स्टूडेंट लाइफ में थे तब उस समय महात्मा गांधी उस समय ये सब चीज़ें तो ज़ोर शोर चल ही रही थी, ज़ोर शोर से। तो वो उसमें उन्होंने शहीद भगत सिंह जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट भी किया था, भाग भी लिया था। इसके बाद यशपाल जी की कुछ कृतियाँ यानी कि उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी या फिर जो भी उपन्यास लिखे हैं या आत्मकथा लिखी हैं, वो सब के बारे में आपको बताया हुआ है, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोल रहे हैं कि जो उनकी मेरी तेरी उसकी बात, ये जो उन्होंने उसकी जो साहित्य लिखा था उसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार भी मिला है, बहुत अच्छा था जो। फिर वो कह रहे हैं कि उनकी जो भी कहानियाँ हैं उसमें कथा रस सर्वत्र मिलता है। कथा रस यानी कि जो भी वो कहानी लिखते हैं उसमें आपको एक रस दिखाई देगा, यानी कि लोग उसको जब पढ़ेंगे बड़े चाव से पढ़ेंगे, उनको आनंद आएगा, ऐसे वो बोर हो जाएंगे ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। फिर है वर्ग संघर्ष, वर्ग यानी कि निम्न वर्ग उच्च वर्ग, ऐसा संघर्ष देखने को मिलेगा, मतलब ये दोनों टाइप्स के लोग दिखाएंगे आपको, ऊंचे जाति के छोटी जाति के। मनोविश्लेषण यानी कि लोगों की जो मन में क्या दुविधा होती है, लोग कैसा कैसा समझते हैं सोचते हैं, वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी इनकी कहानियों में। और पैना व्यंग्य, पैना का मतलब होता है तीखा, कमेंट करना, व्यंग मतलब होता है कमेंट करना किसी भी को, तो वो सब चीज़ें आपको, वो कमेंट किसको कर रहे हैं, किसी पर्सन को नहीं करते हैं, वो समाज को कमेंट करते थे कि समाज में ये सब क्या चल रहा है, ठीक है, क्यों वो इतना भेदभाव किया जाता है, तो उन सब चीज़ों का उनका कहानियों में आपको दिखाई देता है। फिर वो कह रहे हैं कि यशपाल जी पूरी ज़िंदगी समाज को उन्नत करने की ही कोशिश करते रहे हैं। वो चाहते थे कि समाज हमेशा ऊंचा उठे, वो कभी भी छोटी सोच नहीं रखे, भेदभाव ना करे लोगों में। फिर वो कह रहे हैं कि सामाजिक समानता के साथ साथ वो आर्थिक समानता भी चाहते थे, कि समाज के अंदर दो वर्गों के बीच में समानता तो होनी ही चाहिए, साथ साथ आर्थिक समानता यानी कि आर्थिक किसको कहा जाता है, इकोनॉमी, वो चीज़ की भी इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जो भी रचनाएं लिखी हैं वो हिंदी में तो लिखी ही हैं, साथ साथ उन्होंने उर्दू, अंग्रेज़ी, इन सब जो भी वो शब्द यूज़ करते थे बेहिचक, यानी कि हर तरह, मतलब उर्दू और अंग्रेज़ी शब्दों का भी वो बेहिचक प्रयोग करते हैं उसके अंदर। अब ये जो हम कहानी दुख का अधिकार पढ़ेंगे उसमें क्या आपको मिलने वाला है, ये आपको इस पैराग्राफ में दिखाई देगा, और ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, और आपको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आंसर कि ये आपको दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक मिलता है, तो उसमें आप ये वाले पैराग्राफ की लाइनें डालेंगे, बड़ा इम्पैक्ट करने वाली है, तो इसको एक बार हो सके तो याद रखिएगा इन लाइनों को, क्लियर है। वो बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी जितने भी अंधविश्वास फैले हुए हैं या लोगों के अंदर जो ऊंच नीच का भेदभाव हमें देखने को मिलता है, उन सबको वो बेनकाब कर रहे हैं। बेनकाब यानी कि पर्दा हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं, हाँ, सबके सामने वो लाना चाहते थे कि हमारे समाज में चल क्या रहा है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि दुख की जो अनुभूति है यानी कि फीलिंग्स है, ठीक है, वो सबके अंदर समान होती है, भले वो कोई गरीब बंदा है उसको दुख है या कोई अमीर बंदा है उसको जो दुख है, सबका फीलिंग तो सेम ही है, ऐसा तो है नहीं अमीर है तो ज़्यादा दुख होगा, गरीब है तो कम दुख होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वो कह रहे हैं कि कहानी के अंदर जो भी आपको धनी लोग दिखाई देते हैं उन सब की अमानवीयता यानी कि उनके अंदर इंसानियत है ही नहीं, ऐसी भावनाएं आपको दिखाई देंगी। और गरीब लोगों की मजबूरी भी, गरीब लोग कितने मजबूर हो जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं मजबूरी में कर रहे हैं, इन सबको वो उजागर करते हैं, हमें दिखाएंगे वो। फिर वो कह रहे हैं ये सही बात है कि जो दुख होता है, जब इंसान के ऊपर दुख आता है ना, वो हर बंदे को तोड़ देता है। तोड़ने का मतलब क्या हुआ, मतलब इंसान टूट जाता है, हाँ, यस, वो ख़त्म होता जाता है, क्योंकि दुख आ गया है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है, ठीक है, चाहे परिवार की उसमें कुछ भी मर्जी लगा लीजिए,
तो वो इंसान धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। वो कह रहे हैं कि दुख के अंदर हर कोई मातम मनाना चाहता है। मातम इस चैप्टर के अंदर जो दिखाया गया है, एक बुढ़िया औरत है, उसके एक बेटे की डेथ हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, जब किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है उसको मातम मनाना कहते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हर कोई दुख में मातम मनाना चाहता है। अभी दुख आया है, हर कोई फिर ऐसा तो है नहीं कि पार्टी करेगा या घूमेगा फिरेगा, हर कोई मातम मनाना चाहता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दुख के क्षण से सामना होने पर सभी लोग अवश हो जाते हैं। अवश यानी कि वो बस में ही नहीं रहता है, ठीक है। जब भी किसी के ऊपर दुख आता है हर इंसान बेबस हो जाता है, वो ठीक है, वो खुद के बस में रहता ही नहीं है। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे अभागे लोग हैं, अभागे यानी कि दुर्भाग्यशाली लोग, जिनका लक बुरा है, आप ये कह सकते हैं। अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है, ना ही कोई छुट्टी मनाने का अधिकार है। यानी कि अगर वो कुछ लोग कौन हैं, एक्चुअली गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है कि उन लोगों के घर में अगर दुख आता है तो वो ना तो कोई छुट्टी ले सकते हैं और ना ही वो दुख मना सकते हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं है। ऐसा हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें। ये पैराग्राफ बच्चे जो फर्स्ट है आपका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आएगा कि पोशाक जो है कब अड़चन बनती है। हमको बार बार इसी को ही यूज़ करना होगा तब, कि जो मनुष्य की पोशाक है यानी कि जो उसका ड्रेस है, पहनावा है, वो उसको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अमीर इंसान है, ठीक है, वो कहीं जा रहा है तो नेचुरली कोट पैंट में दिखाई देगा। गरीब आपको कोट पैंट में नहीं दिखाई देगा, ठीक है, वो अपने नॉर्मल हो सकता है फटे पुराने कपड़ों में भी दिखाई दे। तो एक लेवल होता है, कपड़ों से पहचान होती है कि सामने वाले का लेवल कितना ऊपर और कितना नीचे है। तो अक्सर प्राय पोशाक जो होती है समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है, तय करती है कि मनुष्य का लेवल समाज में कितना है, वो कितना पैसे वाला है। इन शॉर्ट समझ में आया, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। कभी भी कहीं जाते हैं अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है ना कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है, उसके जूते और कपड़े पहले देखे जाते हैं, ठीक है। आपने अगर अच्छा पहनावा पहना है तो लोग आपको उस नज़र से देखेंगे, आपने नॉर्मल से पहने तो आपकी सामने वाले की नज़र वैसी हो जाती है। तो वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, यानी कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि भले ही हमारा लेवल वहाँ तक जाने का ना हो, लेकिन अगर हम अच्छा कपड़ा पहन कर जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ के रास्ते भी खुल जाते हैं, ठीक है, बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं, सिचुएशंस आती हैं कि हम ज़रा नीचे झुक कर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तब ये पोशाक जो होती है वो अड़चन बन जाती है। जैसे कि इस पाठ में क्या हुआ है, लेखक एक गरीब महिला को देखता है, बूढ़ी औरत को, कि वो बहुत दुखी है, रो रही है, लेकिन उसके कपड़े इतने अच्छे पहने हुए हैं, तो वो चाह कर भी झुक कर निचली श्रेणियों को यानी कि छोटे व्यक्ति से जा कर के उसके दुख दर्द को बांटना भी चाहे तो बांट नहीं पाता कि समाज क्या कहेगा कि इससे बात कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर लेखक के लिए क्या है, ये अड़चन बन गई थी उसकी पोशाक। समझ में आया अड़चन क्यों बनी वो, ठीक, उसकी पोशाक के कारण वो उस लेडी से अपना मतलब उसका खुद का नहीं, उसका उस लेडी का दुख जो है वो नहीं बांट पाता। तो यानी कि निचली श्रेणियों के हम दुख की अनुभूति उस समय नहीं कर पाते हैं। फिर है, अब वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, आपको ये लाइनें अगर एज इट इज़ लिखेंगे आंसर के अंदर तो आपको बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे। टेक्सचुअल लैंग्वेज अगर जितनी ज़्यादा लिखी जाए तो भले ही शब्द कम हो, सामने वाला आपको मार्क्स अच्छे देता है, हिंदी में ऐसा चलता है। तो जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा मतलब होता है अचानक भूमि पर नहीं गिर जाने देती, यानी कि जब वायु की जो स्पीड होती है, लहरें होती हैं, वो जब एक पतंग कटी हुई उड़ती उड़ती आ रही होती है, तो जब हवा तेज़ होगी तो वो उसको नीचे नहीं गिरने देती ना, उसको और आगे बहा कर ले जाती है। सेम उसी तरह से खास परिस्थितियों में ये जो पोशाक होती है हमें झुक जाने से रोकती है कि आपको नीचे उनके साथ बैठकर बात नहीं करनी है। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है। देखिए आगे है कि बाज़ार में जब एक फुटपाथ के ऊपर कुछ खरबूजे डलिया में हैं, डलिया यानी कि टोकरी, हाँ टोकरी में हैं, और कुछ ज़मीन पर बिखरे हुए पड़े थे, बिक्री के लिए ऐसे बेचने के लिए रखे हुए थे। तो खरबूजों के पास एक अधेड़ उम्र की, अधेड़ का मतलब होता है जिसकी उम्र 50 के आसपास है, आधी उम्र जिसकी हो गई हो, जैसे हमारे यहाँ 100 साल कहा जाता है, इसीलिए 50 की एज अप्रोक्सीमेट। तो एक औरत बैठी हुई वहाँ पर रो रही है,
और खरबूजे उसके बेचने के लिए वहाँ पर रखे हुए थे। परंतु वो कह रहा है कि कोई भी उनसे खरीदने के लिए आगे आ ही नहीं रहा था। खरबूजे खरीदने के लिए खरबूजों को जो बेचने वाली थी वो कपड़े से मुंह को छिपाए हुए सिर अपना घुटनों पर रखकर फफक कर रो रही है। कोई उससे खरीदने भी क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके घर में एक्चुअली उसके बेटे की डेथ हो चुकी है और इसीलिए उसको बहुत दुख था, लेकिन उसको बेचने के लिए आना पड़ा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, हम आगे पढ़ेंगे ही। तो वो सिर्फ अपना मुंह घुटनों के मतलब कि सिर को झुका करके बस वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से अपना रो रही थी जी। जब पड़ोस की दुकानों पर जो तख्त के ऊपर कुछ बैठे हुए लोग हैं, सब अपने अपने व्यंग उसके लिए कस रहे थे। हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको ताने मार रहा था, क्योंकि बाज़ार में जितने भी लोग खड़े थे सब घृणा यानी कि नफ़रत, ठीक है, नफ़रत से उस औरत के बारे में बातें कर रहे थे। मतलब जब लेखक ने उस स्त्री के रोने का मतलब कि देखा अभी वो कितना ऐसे रो रही है, तो उसके मन में एक व्यथा सी उठती है। व्यथा यानी कि उसको भी दुख होता है भी। वो जानना चाहता था कि वो औरत क्यों रो रही है, वो उसका उपाय है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उपाय नहीं था। वो एक्चुअल में जानना चाहता था कि वो क्यों रो रही है और कोई उससे खरबूजे नहीं ले रहा है और लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी जो पोशाक थी वहाँ अड़चन बन रही थी, रुकावट का काम कर रही थी। समझ में आया यहाँ तक। फिर है कि एक आदमी, अब यहाँ पर 2-3 पर्सन के बारे में आपको बताया गया है कि हर बंदा अलग अलग कैसे उसके ऊपर कमेंट कर रहा है। कि एक आदमी तो नफरत से एक तरफ थूकते हुए बोलता है, ठीक है, अभी पता नहीं क्या ज़माना आ गया है, अभी जवान लड़के को मरा हुआ पूरा दिन नहीं हुआ, यानी कि दिन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये बेहया यानी कि हया कहा जाता है बच्चे शर्म को, तो यानी कि बेशरम, ये बेशरम दुकान लगाकर यहाँ बैठ गई है। एक ने ये कमेंट किया। दूसरा बंदा बोलता है इसलिए बैठी थी ना पैसे कमाने के लिए। अब क्यों पैसे कमाना चाह रही थी, उसके घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, और उसके घर में 2 उसके पोता पोती थे, वो बेचारे उनको भूख लग रही थी, खाने को कुछ घर में नहीं था। बहू जो थी उसको बीमार थी, उसको फीवर था, और घर में एक भी अनाज का दाना नहीं था, इसीलिए उसको हार कर बेचने के लिए आना पड़ा था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ही। अब यहाँ दूसरा बंदा है, वो अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए क्या कहता है कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। भी इनका ऐसा उसने क्यों बोला कि इनका जो नीयत है वो सिर्फ इनकी नीयत है पैसा कमाना, इसीलिए भगवान ने इनके घर ऐसा ही काम किया है, उसकी सोच ऐसी है, ठीक है। अब तीसरा बंदा वो कैसे है कि एक आदमी फुटपाथ के सामने खड़े होकर दिया सिलाई क्या होती है, हाँ, ईयरबड होता है, उसको कान से खुजाते हुए क्या करता है। अभी इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग तो रोटी के टुकड़े पर ही जान देते हैं, यानी कि इनके लिए तो सिर्फ खाना ही सब कुछ है, ठीक है। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, यस, धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा है, यानी कि केवल खाना ही है, इनको कुछ और नहीं है, सिर्फ खाना मिलना चाहिए। ये सब इनके मायने की बातें ही नहीं हैं। सब लोग अपने अपने विचार पेश कर रहे हैं। फिर लास्ट एक बंदा लाला जी, जो कि परचून की दुकान पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई उनके लिए तो मरे जिए का कोई मतलब ही नहीं है, भी कोई घर में मर रहा है जी रहा है इग्नोर करते हैं इनके, और पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। अब ऐसा उसने क्यों बोला, वो कह रहा है जब किसी के घर डेथ हो जाती है तो 13 दिन तक का सूतक लग जाता है। ये एक तरह से परंपरा है, पुरानी चली आ रही है। किसी के घर में डेथ होती है वहाँ पर दिया भी नहीं जलाया जाता है मंदिर में, ठीक है, उसको सूतक कहा जाता है। अगर किसी के घर में ऐसा नहीं है डेथ होती है, अगर किसी के घर में बच्चा भी पैदा होता है ना तो भी सूतक लगता है, तब वहाँ पर भी दिया नहीं जलता है, आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जब उनके घर में डेथ हुई है, उसका बेटा मर गया है, तो इसी घर में उसके घर में सूतक लग गया, तो उसको धर्म ईमान का दूसरों का ख्याल करना चाहिए। भी कोई इसके अगर खरबूजे खरीद लेगा तो उसका धर्म ईमान बिगड़ जाएगा, भी सूतक वाले घर से जो खरीदा उसने, तो इसको अभी खरबूजे बेचने के लिए यहाँ पर बैठ गई है। अभी 1000 आदमी आते जाते हैं बाजार में, किसी को क्या पता है इसके घर में सूतक लगा हुआ है, कोई खरीद लेगा, पैसे दे देना, हाँ भी, लेकिन ऐसे कोई देता भी तो नहीं है। कहानी तो सारी ये है
तो वो कह रहे हैं कि किसी को क्या पता है, जैसे घर में सूतक लगा है, लोग खरीदते हैं, ये तो हमें पता है ना, हम जानते हैं। तो इसको दूसरों के भी धर्म ईमान के बारे में सोचना चाहिए भी कितना अंधेर हो गया है। अंधेर का मतलब है कितनी अंधेर कर दी है, यानी कि नॉनसेंस जैसी बात है। ये दूसरों के बारे में भी नहीं सोच रही है, खुद के बारे में भी नहीं सोच रही है जी। अब लेखक जो है आजू बाजू से पूछता है, आस पड़ोस में, उसको पता लगना चाहिए कि ये रो क्यों रही है, उसको रीज़न जानना था। तो उसको क्या पता लगा कि जो महिला है उसका 23 साल का एक लड़का था और उसके घर में बहू और पोता पोती भी हैं। और जो लड़का है शहर के पास 1.5 बीघा उनके पास ज़मीन है, वहीं पर वो कछियारी का मतलब होता है बच्चे सब्ज़ी उगाना या फ्रूट उगाना, ठीक है, सब्ज़ी या फ्रूट की खेती बाड़ी करना, वो सब उगा करके वो परिवार का गुजारा करते थे, निर्वाह करते थे, ठीक है, मतलब उसी से उनका घर चलता था। और जो खरबूजों की डलियां बाज़ार में पहुंचाकर या तो वो लड़का खुद वहाँ बैठ जाता था सौदा करने के लिए, या कभी कभी उसकी माँ बैठ जाती थी, मतलब उनको तो बेचने से मतलब था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से, मुंह अंधेरे का मतलब है बहुत अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि अभी अंधेरा होता है, अभी सन भी राइज नहीं होता है, तो अंधेरे का समय है, तो पके हुए खरबूजों को वो चुन रहा था, यानी कि जो खरबूजे बेचने के लिए वो वहाँ से उनको निकाल रहा था। क्योंकि आपको पता होगा शायद खरबूजे जो होते हैं भारी फ्रूट है, वो ज़मीन के अंदर आपको मतलब हाँ, जब वहाँ पर पानी होता है काफ़ी, ठीक है ना, तो मतलब एक तरह से कीचड़ होता है वहाँ का एरिया। तो वो जब वहाँ से खरबूजों को चुन रहा था तो गीली मेड़ की तरावट में, यानी कि जो मिट्टी थी काफ़ी गीली थी, कीचड़ जैसा था, तो उस समय विश्राम करते हुए जब वो वहाँ पर थोड़ी देर उसने आराम किया तो एक सांप आता है और वो लड़के के पैर को डस लेता है, और जैसे ही सांप डसता है लड़के की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसको बचाने के लिए उसकी माँ बहुत सारे उपाय करती है, वो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चे वो कह रहे हैं कि जब उसके बच्चे को सांप ने डस लिया था तो लड़के की माँ कुछ समझ में नहीं आता, वो बावली सी हो जाती है, पागल हो जाती है और ओझा को बुलाकर ले आती है। पहले के समय में इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी कि डॉक्टर को बुलाया जाए, तो ओझा को बुलाया जाता है जो झाड़ फूक करने वाला होता है, मंत्र जाप ये सब करने वाला होता है। झाड़ना मतलब कि झाड़ना और फूकना हुआ, यानी कि उसके ऊपर सब वो झाड़ फूक किया जा रहा है कि शायद कुछ असर कर जाए, चमत्कार हो जाए। उसने नागदेव की पूजा भी करवाई, क्योंकि डसा किसने है, सांप ने है, इसीलिए उसने नागदेव की पूजा करवाई। मतलब पूजा के लिए कभी क्या होता है, आज जो भी पूजा पाठ कराया जाता है, पंडित को बुलाया जाता है तो उसके लिए दान दक्षिणा भी दी जाती है, ठीक है, वो सब जरूरत पड़ती है। तो घर में जो कुछ भी आटा था या फिर अनाज था, सब कुछ उसका दान दक्षिणा में ही चला जाता है, ठीक है। वैसे भी वो गरीब परिवार से थी, इतना कुछ स्टॉक तो रखते नहीं थे, जो भी था सब उसमें चला जाता है। माँ, बहू और बच्चे सब भगवाना कौन है, उसके बेटे का नाम है, तो फिर वो क्या थे, उसको लिपट लिपट कर रो रहे थे। जब डेड बॉडी सामने पड़ी होती है तो घर वाले कैसे रो रहे होते हैं, वैसी उनकी हालत हो गई थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवाना जो एक बार चुप हुआ, ठीक है, तो वो फिर से बोला ही नहीं, अर्थात जो भी ओझा ने जो भी मंत्र जाप झाड़ना फूकना किया उसका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि सांप के जो विष से उसका पूरा बदन काला पड़ चुका था, क्योंकि वो सारा बदन उसके में फैल चुका था, जो जहर था उसका। अब वो कह रहे हैं कि जो जिंदा आदमी है नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। मीन्स आप नोटिस करते होंगे कि जो गरीब लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, कभी कभी उनके बदन पर कपड़े भी नहीं होते, नंगे भी घूम रहे होते हैं, तो चलता है, ठीक है। लेकिन ऐसी एक हमारी पुरानी प्रथा है कि जब भी कोई भी बंदे की डेथ होती है तो उसको नया कपड़ा पहनाया जाता है, उसको पुराने कपड़े में भी विदा नहीं करते हैं, उसके लिए स्पेशल नए कपड़े खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुर्दे को नंगा हम विदा कर नहीं सकते थे, उसके लिए कपड़ा खरीदना था। तो बजाज की दुकान, बजाज कहा जाता है कपड़े की दुकान वाला, ठीक है, उसकी दुकान से नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा, लेकर आया गया। नहीं, बजाज मतलब वो होता है, बजाज एक्चुअली कहीं ना कहीं सरनेम भी होती है किसी की, तो यस, तो जिनका पुराना जैसे कि बिजनेस होता है ना, कई बार उनकी सरनेम वही बन जाती थी, तो कपड़े के बिजनेस वालों को कहा जाता है बजाज, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि माँ के, अब उसके पास घर में तो कुछ था नहीं, इन्वेस्टमेंट था नहीं, तो जब कपड़ा लेने के लिए खरीदने जाना था नया,
तो माँ के पास जो भी छन्नी ककना था, यानी कि जो घर में थोड़ा बहुत जेवर था, यानी कि जेवर के रूप में उसके पास क्या होगा, नाक की हो सकता है बाली होगी या कान की, वो तक उसको बेचनी पड़ गई थी कपड़ा खरीदने के लिए। ठीक है, तो भगवाना जो था वो परलोक चला गया था, यानी कि भगवान के घर चला गया था। और घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, यानी कि जो कुछ भी पड़ा हुआ था, छोटा मोटा अनाज खाने की जो भी चीज थी, वो सब उसको विदा करते समय खत्म हो चुकी थी, दान दक्षिणा में या फिर जो भी है उसमें खत्म हो गया था। अब वो कह रहे हैं कि जब बाप ही नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, यानी कि जो भगवाना के बच्चे थे, अब उनका बाप तो मर चुका था। ठीक है, अब वो जब सुबह उठते हैं तो भूख तो लगेगी, बच्चे हैं, ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई मर जाएगा तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, और बच्चे हैं उनको बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं खाने के लिए। और लेकिन दादी के पास उनको खाने देने के लिए खरबूजे ही थे, क्योंकि खरबूजे का काम था उनका। ठीक है जी, लेकिन वो कहते हैं कि वो बच्चों को तो उसने खरबूजे दे दिए भूख मिटाने के लिए, लेकिन बहू को वो क्या देती, क्योंकि उसकी बहू का जो बदन था बुखार से तप रहा था, उसको बहुत तेज फीवर था। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि उसके घर में कमाने वाला एक ही पर्सन था बेटा, अब वो भी चला गया, तो उसको, जिसके घर में कुछ नहीं होता है, कमाने वाला भी नहीं होता, तो लोग उसको उधारी भी नहीं देते हैं, ऐसा ही है ना, समाज है हमारा। तो कह रहे हैं कि बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, यानी कि 2 पैसे भी कोई उसको उधार देने वाला नहीं था। और जब अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, बच्चे घर में रो रहे हैं खाने के लिए, बहू जो है वो बुखार से तप रही है, उधार देने वाला कोई है नहीं, तब उसके पास ऑप्शन क्या बचा था, वही जो उसके बेटे ने खरबूजे बटोर कर लाया था, उस समय बटोर रहा था जब उसकी डेथ हुई, तो अपनी आंखों को पोंछते हुए वो उन्हीं खरबूजों को डलिया यानी कि टोकरी में डालती है और बाजार में बेचने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई उपाय ही नहीं था इसके अलावा। जब बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए जाती है तो क्या मतलब रोना तो उसको अंदर से आ ही रहा है ना कि बेटे की कल डेथ हुई और मैं ये क्या करने जा रही हूँ, लेकिन सामने अपने आने वाले बच्चे देख रही है, बहू को देख रही है कि उनको क्या खिलाऊंगी, घर में 2 पैसे आएंगे तो इनका भी पेट तभी भरेगा ना। तो फिर इसीलिए वो सिर पर चादर को लपेट कर और सिर को घुटनों पर टिकाए हुए वहीं बैठकर फफक फफक कर यानी कि रोई जा रही है। ठीक है, बस वो अपना सिर भले ही झुकाकर बैठी है क्योंकि उसको अपने बेटे के जाने का दुख भी है, और लेकिन यहाँ जो वो सामान जो खरबूजे बेचने के लिए आई है उसको अंदर से ये भी लग रहा है कि मेरे को बेचने आना पड़ रहा है, वो आना नहीं चाहती, लेकिन घर में खाने के लिए नहीं है तो उसके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचा था, क्योंकि जिसका बेटा कल चल बसा हो, मर चुका हो, आज अगर वो बाजार में सौदा करने के लिए आई है तो हाय रे पत्थर दिल, यानी कि उसको अपने दिल पर एक तरह से पत्थर रखकर यहाँ आना पड़ा होगा, इतना बड़ा साहस उसको दिखाना पड़ेगा, आसान नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, समझ में आया बच्चे यहाँ तक? तो अभी उसको ये सब स्टोरी पता लग गई है लेखक को कि वो क्यों खरबूजे बेचने के लिए आई है, भी क्या उसके साथ सिचुएशन चल रही है। तो अब यहाँ पर एक और लेडी का एग्जाम्पल दिया गया है कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा, यानी कि वो कह रहे हैं अब लेखक को उस लेडी की याद आ गई जो पिछले साल जिसके बेटे की डेथ हो गई थी, उसके पड़ोस में ही रहती थी, वो एक संभ्रांत महिला थी, मतलब कि अच्छे अमीर घर की औरत थी, संभ्रांत यानी कि पैसे वाले घर की। तो उसने भी अपना बेटा खो दिया था, इस लेडी ने भी अपना बेटा खो दिया है, तो वो दोनों को कंपैरिजन करने लगा, सिचुएशन दोनों की सेम है। तो वो कह रहा है कि वो जो संभ्रांत महिला थी पुत्र की मृत्यु के 2.5 मास तक, यानी कि 2.5 मंथ, ठीक है, 2.5 मंथ 2.5 महीने तक वो पलंग से उठी भी तक नहीं थी। 3 महीने होता है ना? जी नहीं, 2.5। 3 महीने में 15 दिन। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो पलंग से उठती भी नहीं है 2.5 महीने तक। ठीक है, तो उसको 15-15 मिनट के बाद मूर्छा आ जाती थी, यानी कि बेहोश हो जाती थी, उसको अपने बेटे के जाने का गम था। और ये लेडी देखो दिल पर पत्थर रखकर आई है, अगले ही दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार में निकल पड़ी है, बच्चा इसका भी गया है, बच्चा उसका भी गया था, दोनों का दुख तो बराबर है ना। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि जब उसको पुत्र के बिछड़ने से जो बार बार मूर्छा यानी कि बेहोश हो जाती थी वो, तो उसकी मूर्छा न आने की अवस्था में, यानी कि जब वो बेहोश नहीं होती थी, जब ऐसे बैठी होती थी,
तो उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, यानी कि वो कंटिन्यू रोती रहती थी अपने बेटे के लिए। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि 2 डॉक्टर जो थे हर समय उसके सिरहाने यानी कि उसके पास नजदीक बैठे रहते थे, 2 डॉक्टर, क्योंकि वो बेहोश हो रही है, इतना रो रही है, एक तरह से डिप्रेशन में चली गई है, तो उसको फैसिलिटी दी जा रही है 2 डॉक्टर की। तो वो कह रहे कि उसके सर पर हर समय बर्फ रखते थे, अभी चलो वो ठंडी हो जाए क्योंकि कंटिन्यू रो रही है। ठीक, तो जितने भी शहर भर के लोग थे, सब लोगों के मन में ये था कि पुत्र शोक से वो द्रवित हो उठे थे, यानी कि सब इमोशनल हो गए थे, द्रवित भी, इस लेडी का कितना बड़ा दुख है, भी इतना रो रही है और बार बार इसको बेहोशी आ रही है, 2.5 मास तक ये पलंग पर ही पड़ी हुई है, मतलब द्रवित मतलब इमोशनल हो गए थे। ठीक है, यानी कि पूरा जो शहर था उसके दुख को समझ रहा था कि हाँ वो सही सिचुएशन में है। समझ में आया? तो वो कह रहे हैं कि वो पैसे वाले घर की थी, इसीलिए लोग उसके दुख को समझ रहे थे, कोशिश कर रहे थे समझने की, लेकिन ये जो बुढ़िया औरत, गरीब औरत है, इसके लिए लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, अब लेखक अपनी बात बता रहा है, उसके साथ उस समय क्या सिचुएशन बीत रही थी कि उसके मन में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि गम तो दोनों का सेम है ना। तो उसके जो कदम थे बेचैनी से एकदम तेजी से बढ़ते हुए जा रहे थे, मतलब वो बेचैनी से तेज चलता, रास्ते पर एकदम से तेज से चलने लगा, और उसी हालत में नाक ऊपर उठाए, मतलब वो एकदम बेचैनी से तेज तेज चलता जा रहा है, और उसी सिचुएशन में जब वो ऊपर उठकर देखता है भी उसके आजू बाजू जो भी लोग चल रहे हैं वो उनसे ठोकरे खाता हुआ चल रहा है, यानी कि उसको होश ही नहीं है कि वो कहाँ चल रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में बस वही चल रहा है कि वो भी बूढ़ी औरत है, ये भी बूढ़ी औरत है, मतलब दोनों का पुत्र की डेथ हुई है, लेकिन क्या सिचुएशन है, समाज किसके लिए क्या सोच रहा है। तो अब उसके मन में क्या ख्याल आ रहे थे कि शोक करना यानी कि वही मतलब दुख मनाना और गम मनाना, उसके लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत यानी कि क्या होता है, फैसिलिटी, हमें फैसिलिटी की जरूरत हो। जब हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है तो हम दुख भी मना सकते हैं, और हमारे पास फैसिलिटी नहीं है तो हमें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, यानी कि हर किसी के नसीब में दुख मनाने का अधिकार नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको होता है जिनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है वो तो दुख भी नहीं मना सकते हैं। समझ में आया चैप्टर बच्चे? खत्म हो गया है। आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।